सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 10 दूसरी इकाई पाठ 5 चार हाथ चांदना। चार हाथ चांदना का अर्थ है कि हम चांद छू सकते हैं, वह ज़्यादा दूरी पर नहीं, चार हाथों की दूरी पर ही चांदनी है। अमृता प्रीतम ने यह पाठ लिखा है। इनका जन्म पंजाब के गुजरांवाला में 1919 को हुआ और इनकी मृत्यु नई दिल्ली में 2005 को हुई। अमृता प्रीतम पंजाबी की बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार है। इन्होंने पंजाबी और हिंदी में अपना लेखन कार्य किया है। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, आत्मकथाएं, संस्मरण, कहानियाँ, कविताएं, सभी प्रकार की साहित्य विधाओं में लेखन कार्य किया है। इनका लेखन जो भी पाठक होता है उसके मन तक पहुंचता है, उसकी संवेदना को झकझोर कर रख देता है। इन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित भी किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियों में उपन्यास है पिंजर, कोरे कागज़, सागर और सीपिया, और संस्मरण है रसीदी, कच्चा आंगन, एक थी सारा, और आत्मकथा है रसीदी और टिकट। इन्होंने कुछ कहानी की किताबें भी लिखी है जिसमें इनकी लिखी हुई कहानियाँ हैं, जिसमें किताब है हीरे दी कनी, एक शहर दी मौत, तीसरी औरत। यह जो गद्य हमें दिया गया है यह साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब जिसे हम अंग्रेजी में इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, उसके बारे में उसके चहेते कुछ जानना चाहते हैं, और ऐसे समय जो पत्रकार होता है उनका साक्षात्कार लेता है, तो साक्षात्कार के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं और वह प्रसिद्ध व्यक्ति उनके जो उत्तर देता है उसे ही लिखित रूप में जब रखा जाता है तो वह साहित्य विधा कहलाती है, साक्षात्कार। यहाँ पर जो गद्य हमें दिया गया है वह भी एक साक्षात्कार ही है। इसमें अमृता प्रीतम जी ने, एक चित्रकार है जिनका नाम है शोभा सिंह, उन्हें कुछ सवाल पूछे हैं कि उनके अनुभव क्या है, चित्रकला उन्होंने क्यों चुनी, और चित्रकला से संबंधित कई प्रश्न उन्होंने चित्रकार से किए हैं। शोभा सिंह जी ने इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही विस्तृत रूप में दिए हैं। तो अमृता प्रीतम जी ने सर्वप्रथम चित्रकार शोभा सिंह जी से पूछा है, शोभा सिंह जी, चित्रकला में तकनीकी और रूहानी पहलू से जितना अनुभव आपका है, वर्षों के हिसाब से भी और चिंतन की गहराई के हिसाब से भी उतना इस समय हमारे और किसी कलाकार का नहीं है। कलाकार के कर्म की व्याख्या करनी हो तो आप किन शब्दों में करेंगे? तो अमृता प्रीतम जी ने शोभा सिंह जी से यही पूछा है कि चित्रकला जो है एक प्रकार की कलाकारी है। इस कलाकृति में चाहे तकनीकी रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, रूहानी का अर्थ शारीरिक रूप से जो भी अनुभव उन्हें प्राप्त है वो कई वर्षों में भी विचार करने की गहराई के हिसाब से और किसी कलाकार का नहीं होगा। तो चित्रकला को शारीरिक रूप से भी जिन्होंने पास से देखा, कलाकृतियाँ निर्माण की, और तकनीक आने के बाद उन तकनीकों का उपयोग करके भी इन कलाकृतियों को सुंदर रूप से चित्रित किया, यह अनुभव शोभा सिंह जी के पास है। इसीलिए उन्हें सवाल पूछा है कि अगर किसी कलाकार के कर्म की व्याख्या करनी हो कि उसका कर्म क्या है, तो उसके बारे में शोभा सिंह जी क्या कहेंगी।
अब इसका बहुत ही सुंदर सा जवाब शोभा सिंह जी ने दिया। सबसे पहले सत्यम, शिवम और सुंदरम का क्रम बदलना होगा। मैं इसे सुंदरम, शिवम और सत्यम का क्रम देता हूँ। सुंदरता के लिए नज़र सबसे पहली अवस्था है और सत्य उसकी तीसरी अवस्था। यह विकास की क्रिया है जिसकी पहली मंजिल सुंदरता की कल्पना है। उसी कल्पना को जिसे आप अक्षरों के माध्यम से कागज़ पर उतारती है, चित्रकार रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवस पर उतारता है। अब कलाकार के कर्म से संबंधित जो जवाब यहाँ पर शोभा सिंह जी ने दिया है, उनका कहना है कि आपने हमेशा सुना होगा कि सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। लेकिन शोभा सिंह जी ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि इसके क्रम को ही बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने इसका क्रम ऐसा रखना चाहा है, सुंदरम शिवम और सत्यम, मतलब कि जो दिखने में सुंदर है वही शिव है और जो सुंदर शिव है वही सत्य है। उन्होंने चित्रकला की दृष्टि से इस क्रम को बदला है, क्योंकि चित्रकार का मानना है कि सुंदरता नज़र की सबसे पहली स्थिति है और सत्य सबसे आखिरी की, क्योंकि सत्य को हम सबसे पहले पहचान नहीं सकते। जो दिखने में सुंदर हो वही सत्य हो सकता है। यह जो विकास की क्रिया है जिसकी पहली मंजिल है सुंदरता, और वही सुंदरता उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया है कि वही सुंदरता जिसे आप, मतलब कि लेखिका, अपने अक्षरों के माध्यम से कागज़ पर उतारती है और चित्रकार कैनवस पर लकीरों के माध्यम से उतारता है। कैनवस मतलब कि जो चित्रकार होते हैं वह एक प्रकार का बोर्ड होता है जिस पर कि एक कपड़ा, विशिष्ट प्रकार का कपड़ा लगा हुआ होता है, उसे कहा जाता है कैनवस, और उसी पर चित्र बनाता है। तो वह जो सुंदरता उतारता है वही सत्य होती है, ऐसा चित्रकार का कहना है। अब लेखिका फिर से दूसरा प्रश्न पूछती है, चित्रकला का माध्यम आपने कैसे चुना? मतलब चित्रकला के द्वारा ही आप अपनी कलाकारी को सामने लाए या आपने कैसे चुनाव किया? अब इसका उत्तर शोभा सिंह जी दे रहे हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई बार एकांत में बैठकर अपनी आयु के सब वर्षों को टटोला है, वर्षों की निचली तहों को भी। मुझे लगता है कि लोगों को भी यह पक्का भुलावा हो गया है कि मैं चित्रकार हूँ, और मैं खुद भी अपने आप को यही भुलावा सा देता हूँ। इस भुलावे की बुनियाद एक घर था जिसकी मुझे जन्म से तलाश थी। मुझे याद है मैं मुश्किल से कोई 8 बरस का रहा हूँगा जब आंगन की रसोई पर जो परछत्ती बनी हुई है थी मुश्किल से 3.5 फुट की रही होगी। मैंने उसे धो पोंछ कर अपना घर बनाया था, और उस परछत्ती के साथ जो कुछ हाथ खुली जगह थी वहाँ 2 टूटी हुई हंडियाँ रखकर उनमें मिट्टी भरकर चंपा के पौधे लगा दिए थे। मुझे तब पढ़ना भी नहीं आता था, पर एक सुंदर सी जिल्द वाली पंच ग्रंथि लेकर मैंने घर में सजा ली थी। उसके लिए एक चंवर भी ढूंढ लिया था जो दीमक का खाया हुआ था। साथ ही 3.5 फुट की परछत्ती की दीवारों पर जो भी कागज़ों की तस्वीरें मिली थी लगा ली थी और घर सजा लिया था। वह घर कभी न बना और मैं ख्याली घर की दीवारें सजाने के लिए तस्वीरें बनाने लगा। अब चित्रकला को उन्होंने कैसे चुना, इससे संबंधित जवाब शोभा सिंह जी दे रहे हैं। उनका कहना है कि इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने कई बार चिंतन किया है, एकांत में बैठकर अपने बीते हुए वर्षों के बारे में सोचा है। यहाँ तक सोचा है कि बीते हुए वर्षों की जो निचली तह है, निचली तह मतलब सबसे निचली हिस्सा, नीचे का हिस्सा, मतलब कि बहुत ही गहराई से उन्होंने इससे संबंधित चिंतन किया है और उन्होंने ऐसा पाया
कि उन्हें भुलावा सा हो गया है, भ्रम सा हो गया है कि वे चित्रकार हैं, और वे खुद को भी यह भ्रम में डालना चाहते हैं कि वो चित्रकार हैं। और इसकी बुनियाद कब बनी? तो बताते हैं कि मुझे एक घर की तलाश थी बहुत पहले से, और इसीलिए उन्हें याद है कि जब वे 8 बरस के थे तब उनके आंगन में रसोई थी और वहाँ पर एक परछत्ती बनी हुई थी। परछत्ती अर्थात घास फूस से बना हुआ एक छप्पर, एक खुली जगह जिस पर घास फूस से एक प्रकार की छत डाल दी गई हो। और वो जो परछत्ती थी वो मुश्किल से 3.5 फुट की रही होगी, मतलब उसकी ऊंचाई बहुत ही कम थी। अब उस जगह को लेखक ने धोया पोंछा और अपना घर बनाया। और उस परछत्ती के सामने जो खुली जगह थी वहाँ पर 2 टूटी हुई हंडियाँ रखी उन्होंने, उसमें मिट्टी भरी और उसमें चंपा के पौधे लगा दिए, जैसे कि उनके घर के सामने कुछ गमले हो। तब लेखक चित्रकार बहुत छोटे थे, उन्हें पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक पुरानी सी जो पंचग्रंथि रखी हुई थी उसे अपने घर में सजाया, जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर सा जिल्द था, आवरण था। और उसके लिए एक चंवर मतलब एक कवर भी ढूंढ लिया जो कि दीमक का खाया हुआ भी था। दीमक मतलब बहुत ही बारीक से कीड़े होते हैं जो अधिकतर बहुत ही पुरानी चीज़ों में लग जाते हैं, कागज़ों में लग जाते हैं या फिर लकड़ी के सामान में लग जाते हैं। तो पुराने कागज़ को दीमक खा जाते हैं, तो आधा खाया हुआ वह कागज़ था जिसे अपने ग्रंथ के कवर के रूप में, आवरण के रूप में उन्होंने सजाया था। और उस 3.5 फुट की जो परछत्ती की जो दीवारें थी उसे भी जो भी कागज़ों की तस्वीरें उन्हें इधर उधर पड़ी मिली वह उन्होंने अपने घर में सजा ली। अब जिस घर की इच्छा उन्हें हमेशा थी कि एक घर उनका हो, वह उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अपने घर की ख्यालों के घर की दीवारें सजाने के लिए वे तस्वीरें बनाने लगे। मतलब कि अपना एक घर हो और उसे सुंदर बनाने के लिए, सजाने के लिए तस्वीरें बनानी चाहिए, यही सोचकर वे तस्वीरें बनाते गए और चित्रकार बन गए। अब अमृता प्रीतम जी उनसे पूछ रही है, आप औरत को औरत के तौर पर महत्व नहीं देते, केवल माँ के तौर पर महत्व देते हैं। मतलब चित्रकार की एक बात जो कि लेखिका को पता है, वह कहती है कि आप औरत को केवल औरत नहीं मानते, बल्कि आपका कहना है कि वह माँ है। तो ऐसा क्यों? अब शोभा सिंह जी इसके जवाब में बताते हैं, मैं रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूँ। जैसे अमृता का महत्व उसके लेखिका होने के कारण है, शोभा सिंह का चित्रकार होने के कारण, उसी तरह औरत का महत्व उसके माँ होने के कारण है। उसकी रचनात्मक शक्ति उसकी माँ होने में है। अपने अस्तित्व की धरती में वह एक बीज को धारण करने के लिए माँ बाप, बहन भाई, घर, सहेलियाँ सब कुछ छोड़कर एक नई और ऊपरी धरती पर चली जाती है। यह कितनी बड़ी साधना है। यही उसकी कला है, उसकी दैवी शक्ति, उसका ज्ञान। इसी जगह वह जीनियस है। अब शोभा सिंह जी ने बताया कि वह औरत को केवल औरत नहीं मानते, बल्कि उसे माँ का दर्जा देते हैं। इसका कारण है कि औरत की रचना ही इस प्रकार हुई है कि वह माँ बन सकती है। और इसी संबंध में इस रचनात्मक शक्ति के कारण लेखक जो है वह शोभा सिंह जी जो है वह मानते हैं कि औरत की रचनात्मक शक्ति के कारण उसे माँ का दर्जा देना चाहिए। अब समझाते हुए बताते हैं कि जो अमृता प्रीतम जी हैं उसका महत्व क्यों है, क्योंकि वह लेखिका है। शोभा सिंह का महत्व क्यों है, क्योंकि वह चित्रकार है। उसी प्रकार एक औरत का महत्व इसीलिए है क्योंकि वह माँ बनने की क्षमता रखती है, उसकी रचना ही ऐसी हुई है। और अपना घर परिवार, नाते रिश्ते सब कुछ छोड़कर वह एक नई जगह पर आ जाती है,
यह एक बहुत बड़ी साधना है, किसी तपस्या से कम नहीं कि हम अपना घर बार, अपने लोग छोड़ दें और किसी अन्य के घर जाकर रहे। और इसे उन्होंने कला कहा है, उसकी एक अलौकिक दैवीय शक्ति कहा है, उसका ज्ञान कहा है। और इसीलिए कहा है कि माँ जो होती है वह जीनियस होती है। जीनियस अर्थात बहुत निपुण, हर कार्य में निपुण, इसीलिए उसे जीनियस कहा जाता है। अब अमृता प्रीतम कहते हैं कि कलाकार का कर्म समूची दुनिया के होने में कोई फर्क डाल सकता है। मतलब कि कलाकार जो है, अगर वह अपना कार्य करे तो क्या इस दुनिया में वह कोई परिवर्तन ला सकता है अपने कार्य के द्वारा। अब शोभा सिंह जी इसके जवाब देते हुए कहते हैं, मैं एक सच्चे कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझता हूँ, जो दूर तक उजाला नहीं कर सकती, पर अपने इर्द गिर्द 2-4 हाथ धरती को ज़रूर चांदना दे सकती है। यही 2-2, 4-4 हाथ का चांदना पूरी सभ्यता को प्रभावित कर सकता है। अब शोभा सिंह जी का मानना है कि अगर कोई सच्चा कलाकार है, जो कि बहुत ही तप साधना करते हुए अपनी कला को प्रखर करता है, सामने लाता है, व्यक्त करता है, तो उसका जो सच्चा कर्म है वह एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती के समान है। मोमबत्ती बहुत ज़्यादा उजाला नहीं कर सकती, वह केवल अपने आसपास, इर्द गिर्द मतलब आसपास 2-4 हाथ तक धरती को उजाला दे सकती है, चांदना दे सकती है, मतलब उजाला दे सकती है। लेकिन अगर यही बहुत सारी मोमबत्तियाँ जलने लगे और 2-2, 4-4 हाथ की चांदनी दे सके, तो इस समाज में वह उजाला ला सकती है, मतलब प्रभावित कर सकती है और परिवर्तन अवश्य हो सकता है। अब अमृता प्रीतम जी अगला सवाल पूछती हैं, हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है, क्या आप कभी वह यथार्थ चित्रित करना चाहेंगे। यथार्थ मतलब सच्चाई, कि जो हमारी धरती है इसकी सच्चाई के बारे में अगर सोचा जाए तो बहुत ही भयानक है, तो क्या आप अपनी चित्रकारी में इसे कभी दिखाना चाहेंगे। अब शोभा सिंह जी इस पर जवाब देते हैं, नहीं, वह यथार्थ जगह जगह पर, सड़कों की पटरियों पर भी चित्रित हुआ पड़ा है। भयानक गरीबी और अंतहीन दुखों का इतिहास, उसे मैं दोबारा कागज़ों पर क्यों चित्रित करूं। जिंदगी की खूबसूरती और जिंदगी की अच्छाई जो दिनों दिन लोप होती जा रही है, मैं उसे कागज़ पर चित्रित करना चाहता हूँ, ताकि वह मिटते मिटते कभी हमारी कल्पना से भी न मिट जाए। विलियम ब्लेक की एक पंक्ति है कि सुंदर ईश्वर को गुलाब का एक फूल बनाने में 50,000 बरस लगे थे। अगर हम स्वयं को बड़ा कर ले तो जो कुछ दुनिया में से खोता जा रहा है वह किसी हद तक खो जाने से बच जाएगा। गुरुओं के चित्र भी मैं इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि उनके स्वयं महान थे। अगर कभी कोई गुरु के हाथ से या किसी महान व्यक्तित्व के हाथ से अमृत छक लेता था, वह सचमुच एक शक्ति को धारण कर लेता था। यह केवल एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था जो उसे शक्ति देता था, यह उस व्यक्तित्व का प्रभाव था जिसके हाथ से वह शक्ति ग्रहण करता था। कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व बनना है, तभी कला में उसका प्रभाव आ सकता है। कला जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो शोभा सिंह जी ने धरती की भयानकता को प्रस्तुत करने के संबंध में कहा कि वह ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि जिंदगी का जो यथार्थ है, सच्चाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, गंदगी है, ये सभी भयानक दुखों का इतिहास जिसका अंत नहीं हो सकता जगह जगह पर देखने को मिलती हैं। और जो सच्चाई, जो दरिद्रता, अस्वच्छता, ये सब कुछ जब हमें देखने को मिलता है तो हमें दोबारा कागज़ों पर क्यों बनाना चाहिए। तो फिर कागज़ों पर बनाना क्या चाहिए, ज़िंदगी की खूबसूरती, ज़िंदगी की अच्छाई जो कि दिनों दिन गायब हो रही है, लोप हो रही है, उसे वह चित्रित करना चाहते हैं, ताकि भले ही ये सच्चाई, अच्छाई, सुंदरता इस दुनिया से मिटने लगी हो, परंतु हमारी कल्पना में वह कम से कम रहनी चाहिए, वहाँ से नहीं मिटनी चाहिए। उन्होंने एक बात यहाँ पर बोली
कि विलियम ब्लेक की एक पंक्ति है कि जो सुंदर ईश्वर है, उन्होंने जब गुलाब का फूल बनाया तो उन्हें 50,000 बरस लगे। तो यहाँ पर चित्रकार कहते हैं कि अगर हम भी अपने आप को बड़ा कर लें तो क्या करें, दुनिया में जो कुछ गायब हो रहा है, लोप होते जा रहा है, उससे लोप होने से बचाए। यहाँ पर चित्रकार ने कहा कि वे हमेशा गुरुओं के चित्र बनाते हैं, कारण कि वे महान थे। उस समय के गुरु इतने महान थे कि अगर उनसे कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता, अमृत छक लेता, मतलब उनकी वाणी सुन लेता, तो वह एक शक्ति को धारण कर लेता था। मतलब कितनी सच्चाई उन गुरुओं में थी, इतने प्रभावशाली वे थे कि उनके विचार अगर कोई सुन लेता तो वह उस व्यक्ति के विचार भी अच्छे हो जाते, वह भी अच्छा कर्म करने लगता। तो कोई भोला भाला इंसान जिससे अपने आप शक्ति प्राप्त हो गई हो, ऐसा नहीं, उन गुरुओं का प्रभाव उन पर पड़ता था जिससे कि उन्हें शक्ति मिलती थी। तो कलाकार का कर्म भी यही होना चाहिए कि अपने चित्र के द्वारा, अपनी कलाकृति के द्वारा लोगों को इतना प्रभावित कर सके कि उसके प्रभाव के कारण लोग अच्छे कार्य करने लगे या उन पर उसका असर हो। अब अमृता प्रीतम जी उनसे सवाल करती है, सो कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन के अमल में है, इसमें आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं? अब उन्होंने पूछा कि आप मानते हैं कि जो भी कलाकार है उससे जो शक्ति मिली है वह उसकी चिंतन से, उसके विचारों से मिली है, और अगर उस विचारों को वह अमल में लाता है, अस्तित्व में लाता है, तो वह शक्तिशाली बनता है। तो फिर ऐसे में जो दर्शक है, जो चित्रों को देख रहा है, उसका कर्म क्या होना चाहिए? अब शोभा सिन्हा जी बताते हैं, कई दर्शक ऐसे भी होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्र को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते या सरसरी नज़र से सब चित्रों को देखकर पूछेंगे, बस और तस्वीरें नहीं हैं। पर कलाकार का कर्म किसी हद तक दर्शक को वह आँख देना भी है जिससे वह देख समझ सके। कुछ दिन हुए एक अमीर सी औरत आई, बड़े आदर से चित्रों को देखती रही, बैठी रही, फिर बोली, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। मैंने पूछा, आपने इतनी देर इस पहाड़ी हवा में सांस ली, फिर क्या यह सुख प्रसाद नहीं है? क्या प्रसाद सिर्फ बूंदी होता है? यही सोच और सूझ होती है जिसे कलाकार को अपने दर्शक को देना होता है। अब अमृता प्रीतम जी का सवाल है कि अगर कलाकार में शक्ति है, उसके विचारों में शक्ति है, वह उसे अस्तित्व में लाता है, अपनी कलाकृतियों में व्यक्त करता है, परंतु अब दर्शक का कर्म क्या? तो शोभा सिन्हा जी बताते हैं कि दर्शक बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दर्शक ऐसे होते हैं जो बगल में ही, पास में ही जो चित्र है उसे यूं ही देखते हैं, पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते, मतलब कि उसमें कोई रुचि नहीं दिखाते। और कुछ दर्शक सरसरी नज़रों से ऊपर ऊपर चित्र देखते हैं और कहते और नहीं है क्या, बस हो गए, मतलब कि जो तस्वीरें उनके सामने हैं उन्हें देखने की, समझने की कोशिश भी नहीं करते। परंतु ऐसे समय कलाकार का यह भी कर्म है कि उससे दर्शक को आँख देनी पड़ेगी, वह दृष्टि भी देनी पड़ेगी कि उन चित्रों की सुंदरता को वह निहार सके, जिसे देखे और समझे। एक उदाहरण देते हुए यहाँ पर चित्रकार ने बताया कि कुछ दिनों पहले की बात है, एक अमीर औरत आई, बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ चित्रों को देखने लगी, बैठी रही और चित्रों को देखने के बाद फिर बोली कि आपने तो मुझे प्रसाद दिया ही नहीं, मैं आई तो। अब यहाँ पर चित्रकार ने उनसे पूछा कि आप इतनी देर इस खुले वातावरण में, पहाड़ी हवा में आई और सांस ली, तो क्या यह सुख नहीं था, प्रसाद नहीं था? प्रसाद मतलब क्या सिर्फ बूंदी होता है? तो यह जो सोच है, सुंदरता को महसूस करने की, ये जो दृष्टि है, नज़रिया है, वह भी कलाकार को अपने दर्शक को देना ज़रूरी है। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कला हमारे पास है, उसे हम जब व्यक्त करते हैं तो उसमें इतनी सुंदरता होनी चाहिए और अच्छाई होनी चाहिए कि जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़े और उसे देखने की
जो दृष्टि है वो भी हम दूसरों को दे सके, अपने कर्म के द्वारा हम दूसरों को कोई अच्छी बात सिखा सके, यही इस पाठ में कलाकार ने बताया है।